अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम करने के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद में ही इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज़ाद अरकान का हुकूमत साजी में भी अहम किरदार होगा। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 1088 थी, जबकि इस मरतबा कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3248 है। अब तक के इंतखाबी नज़ीरों की बात कर ली जाए तो कौमी असम्बली में आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान की अक्सरियत हुकूमत बनाने वाली जमात में ही शामिल होती है। जैसा कि 2002 के इंतखाबात में 18 आज़ाद अरकान में से 16 काफ लीग में शामिल हुए। 2008 में 19 आज़ाद अरकान में से 9 पीपल्स पार्टी और 4 नून लीग में शामिल हुए। 2013 में 27 में से 19 अरकान नून लीग में शामिल हुए और नून लीग को हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत हासिल हुई, जबकि 2018 में 13 आज़ाद अरकान में से 9 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। जाहिर है 8 फरवरी के इंतखाबात में एक नई नज़ीर बनने जा रही है कि एक बड़ी सियासी जमात जो गुज़िश्ता इंतखाबात में हुक्मरान जमात बनकर भी उभरी, उसको अपने निशान के साथ इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं, मगर उसके हामी उम्मीदवार पाकिस्तान के अक्सर हलकों में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज ये आज़ाद अरकान भले ही बानी PTI के साथ वफादारी का हल्फ उठा रहे हों, मगर पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख यही बताती है कि आज़ाद अरकान को मैनेज करना जमाती अरकान के मुकाबले में कदरे आसान रहता है। चेयरमैन PTI के मुखलिस उम्मीदवार तो इंतखाबात जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के वफादार रहेंगे, मगर कई हलकों से कामयाब होने वाले आज़ाद इलेक्टेबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी जीत को भरपूर तरीके से कैश करवाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर ऐसे वक्त में इन आज़ाद अरकान की हैसियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा अगर कोई भी जमात अपने दम पर अक्सरियत हासिल ना कर पाएगी। इस सारे मंजरनामे की मौजूदगी में क्या हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान का जमाती निज़ाम कदरे कमज़ोर हो जाएगा? क्या मुस्तकबिल की हुकूमत साजी की बुनियाद भी हॉर्स ट्रेडिंग, पुरकशिश वजारतों, ओहदों और मुराद के जरिए ही रखी जाएगी? इसी मौजू और मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, 3248 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। क्या हुकूमत साजी में आज़ाद अरकान फैसला कुन किरदार अदा करने जा रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, माजी के कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे और आज़ाद अरकान वहीं जाते हैं जहां उन्हें दिखता है कि हुकूमत बन रही है और फ़ायदे में रहेंगे, और जितनी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान इस बार मैदान में हैं, तो फैसला कुन किरदार फिर इन बड़ी जमातों का भी नहीं, उन आज़ाद अरकान का रहेगा। अच्छा, मैं इसे आपसे एग्री नहीं करता, इसलिए कि ये जो आज़ाद अरकान की तादाद 3248 आपने बताई, जी जी, इनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि बल्ले का निशान ना होने की वजह से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो बुनियादी रुकनीत है, जो बुनियादी एसोसिएशन है, वो PTI के साथ अभी भी कायम है। वो उसका नाम या उसका इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अगर ये जब जीतते हैं तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि PTI के अरकान जीते। अगर ये जीतते हैं तो PTI के अरकान जीते, और ये दूसरी बात है कि वो जिस तरह इंतखाबी प्रोसेस के अंदर जो निशान था वो मुख्तलिफ था। इसलिए एक तो ये बुनियादी फ़र्क है। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं, तारीखी तौर पर देखें तो हमारे यहाँ आज़ाद मुंतखब हो जाना, ख़ासतौर पर कौमी इंतखाबात के अंदर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस के लिए, ये एक जैकपॉट होता है, ये लॉटरी निकल आती है आदमी की। तो बदकिस्मती है, लेकिन ये ऐसा होता है। और जहाँ पर ख़ास तौर पर उनकी मांग बहुत ज़्यादा हो तो उस मांग के हिसाब से फिर उसकी कीमत भी लग जाती है। असल में PTI के भी बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार अगर इस दफ़ा इलेक्ट होते हैं तो उनका भी इम्तिहान है। उनका इम्तिहान होगा कि वो एसोसिएशन जिसको बुनियाद पे वो अब अपने कैंपेन जिस तरीके के भी ये चला रहे हैं, कभी वो सोशल मीडिया पे आती है, कभी इश्तिहारात की शक्ल में आती है, जिस शक्ल में भी आती है, उसके ऊपर अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या फिर वो एसोसिएशन कायम रखेंगे या नहीं रखेंगे? इस वक्त जब ये ऐसा मामला होगा तो उन आज़ाद अरकान का बहैसियत इंसान एक इम्तिहान होगा, उनके ज़मीर का, उनके असूल का। और ये देखा जाएगा कि PTI के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो आज़ाद अरकान हैं या वो अरकान जो कामयाब होते हैं, वो किस हद तक मुखलिस हैं अपनी
पार्टी या अपने लीडर की सोच के साथ या अपनी पार्टी के मकसद के साथ। तो एक तो ये चीज़ डिफरेंट होगी और देखा जाएगा और वो डिटरमिन करेगा कि किस किस्म के आज़ाद अरकान खुल के सामने आए हैं। एक और चीज़, सलमान अकरम राजा ने, जो कि पीटीआई के एक नुमाइंदे कैंडिडेट के तौर पे इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिट भी की है, एक गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या वजह है कि मैं अपने आप को पीटीआई का फर्द नहीं गिरदान सकता। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो गालिबन अभी इलेक्शन से पहले तो हल नहीं होगी, लेकिन एक उसने जवाब खड़ा कर दिया पीटीआई के इंतखाबी तौर पर जिंदा रहने के लिए, और ये चीज़ आगे जाके ये देखा जाएगा कि किस हद तक कायम रहती है। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं। लेकिन 222 के करीब मेरा ख्याल है पीएमएलएन के अपने कैंडिडेट्स हैं जो कि नेशनल असेंबली की सीटों पे लड़ रहे हैं। 200 के लगभग 222 के करीब उन्होंने शायद खड़े किए। इनमें से 134 का जीतना कोई इतना महाल तो मुझे नहीं लगता, इतना मुश्किल नहीं लगता। यानी 134 होने चाहिए जो कि उसको सिंपल मेजॉरिटी दे देंगे। उसके बाद फिर और इनके इत्तेहादी भी हैं, उसमें आईपीपी बड़ी अब तो डिक्लेयर्ड इत्तेहादी है, 8-10 उसकी सीटें हैं और वो ऐसी सीटें जो इलेक्टेबल्स की सीटें हैं। तो मुझे जब हमें इस मिक्सचर को देखता हूं तो मेरा ख्याल है कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए वैसे भी इलेक्शन जीतना मुश्किल होता है, इन हालात में और मुश्किल होगा। उसके बाद फिर जो अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनके अपने ज़मीर और उसूल और उसके लिए अल्फाज हसन निसार साहब होते तो बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते। बदकिस्मती से मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ज़मीर और उसूल की हद तक ही रहूँगा। वो कद के हद तक कायम रहते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और फिर इन चीज़ों के बाद डिसाइड होगा कि वो कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन को किसी किस्म की मुश्किल होगी इन हालात के अंदर। हाँ, एक चीज़ अगर वो ये देखते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, यानी इतनी तादाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर लेते हैं कि उनको यही रास्ता नजर आता है पीएमएलएन के साथ उसके ऊपर हावी होने का, पीएमएलएन के ऊपर, तो वो एक और इंटरेस्टिंग। बिलावल भुट्टो साहब कतई कलामी की माज़ जो जलसे कार हैं बड़े तयक्कुन से कह रहे हैं, बल्कि एक दो इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट्स के साथ हुकूमत बनाएंगे, और नंबर भी दे रहे हैं गालिबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 172 या कितना, बड़े उससे कह रहे हैं और बता रहे हैं बार बार खड़े होकर। हम बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस बहुत ही कलीदी हैसियत इसलिए रखते हैं कि ये एक डिटरमिन करेंगे कि हमारे यहाँ जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार कर रही है। यानी ये तो हमें पता है कि पीएमएलएन की सियासत क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत क्या बनती है, और फिर उसके बाद पीटीआई का तस्वर जिस हैसियत में है वो भी एक डिफाइन होगा, और फिर उसके बाद आज़ाद रुकन जो आते हैं उसके बाद उनका रुझान किस तरफ होता है। क्या वो अभी भी जिसे कहते हैं कि किंग्स पार्टी कह लीजिए, एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कह लीजिए, पीएमएलएन को उसके खिलाफ खड़े होकर अपना वोट डालते हैं, या वो मेजॉरिटी के साथ अपने फायदे के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया, मतलब इत्तेफाक नहीं करते सवाल से इफ्तिखार साहब, मगर वो कह रहे हैं कि करैक्टर जो होगा इंडिपेंडेंस का वो बताएगा। 1985 से अब तक जो गैर जमाती इंतखाबात के नुकसानात हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सियासत पर है, बरादरीज़म, फ़िरका वारियत, सरमाए की रेल पेल, कचहरी की सियासत हो या फिर नजरियाती सियासत की कमज़ोरी। आपकी राय क्या है 2024 में ये जो नंबर है आज़ाद अरकान का, मुमकिन फैसला कुन हैसियत रहेगी? आप कोई सियासी नुकसान देखते हैं, समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ेगा। वो आज़ाद लड़ रहे हैं, उनको कोई रुकावट तो नहीं है ना कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते। उनकी पार्टी बैन नहीं हुई, पहले भी मैंने अर्ज़ किया, और उनको एक ख़ास अरसे के अंदर किसी सियासी पार्टी में जाना है। और ये जो बातें की हमारे दोस्त शहजाद साहब ने, ज़मीर की, लॉयल्टी की, तो ये तो वाकई एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुछ तो वैसे 3 दिन के बाद पता लग जाएगा, इतवार को पता लग जाएगा। अच्छा। नहीं, वैसे तो एक हमारी तारीख भी है ना सियासी, वो क्या कहती है? आपकी जो सियासी तारीख है वहाँ पे लोग डट भी गए हैं, लोग बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूँ जब आपके पास चॉइस है आपकी पार्टी में जाने की और आपकी कमिटमेंट इतनी ज़बरदस्त नज़र आती है, तो रुकावट क्या है? अगर पार्टी बैन हो जाती और उसकी हैसियत ही न रहती, फिर ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब आप ख़ुद बता रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलेआम कह दिया कि हम आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो आज़ाद इतने तो नहीं है ना, ये वो आज़ाद नहीं है जो 18-20 इलेक्ट होते थे। तो हम इनमें तो हर वो आदमी आज़ाद है जो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था और वो मुख्तलिफ़ निशानात पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो ये फिर पता लग गया कि सियासी पार्टी एक तैयार है इनको लेने के लिए। और शहजाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं,
शहजाद साहब को तवक्को है कि वो खुद अकेले ही इस पोजीशन में हो सकते हैं पार्टी कि वो फॉर्मेशन करे गवर्नमेंट की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 2 किस्म के आज़ाद आएंगे, प्लीज़ कंफ्यूज ना कीजिएगा। एक वो आज़ाद हैं जो हिस्टोरिकली अपने अपने हलकों में इलेक्टेबल या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो होंगे। और फिर ये जिनका एक सियासी पार्टी के साथ माजी की कमिटमेंट हमारे सामने है, इनके लिए वही फैसला करना बड़ा मुश्किल है वाकई, ठीक है, क्योंकि वोट अगर इनको मिलते हैं तो वो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर देंगे ना, और वो वर्कर एक ख़ास सोच और फिक्र की हमायत करते हैं। और अगर उस सोच और फिक्र की हमायत करने वाले वोटरों से वोट लेके ये किसी और तरफ जाते हैं तो फिर तो ये सारी जद्दोजहद जो उनकी थी वो सिफर है। इसका मतलब सारी खेल भी जो उन्होंने की वो इक़्तिदार के लिए मैं ऐसे रख लूं कि फिर आज़ाद वही हैं जो पुराने माजी के इलेक्टेबल्स हैं, जो हर बार ही अपना रोल प्ले करते हैं, सिर्फ उतने ही हैं, थोड़े हैं। नहीं वो थोड़े हैं, वो तो परमानेंट है ना, वो परमानेंट है। ये वो परमानेंट ही नंबर है, इस नंबर को कंसीडर ना किया जाए। इस नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा ना। ये बड़ा शहजाद साहब ने बड़ा बेसिक एक फिक्रा इस्तेमाल किया। वाकई हसन निसार साहब होते तो वो अच्छा चुनाव करते लफ्ज़ों का, उनके ज़मीर के बारे में और उनकी कमिटमेंट के बारे में लफ्ज़ अच्छे चुन लेते। हम तो ये कह रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी ढांचा इस सारी हरकत से कमज़ोर होगा। और हमें जो उम्मीद है कि सियासी पार्टियाँ स्ट्रॉन्ग हों, हम जैसे लोगों को अफसोस होगा अगर ये वसी पैमाने पे ऐसी बात होती है। देखिए पीपल्स पार्टी एक ज़माने में 17-18 कौमी असम्बली की पार्टी रह गई थी, लेकिन उन्होंने जंग लड़ी वापस, और उन्होंने पॉलिटिकल जो माइलेज है वो ली। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो भी मिसाल सामने रखनी चाहिए। और देखिए जी, कल हुकूमत बना भी लें और हुकूमत कमज़ोर हो, इक़्तिसादी मामलात हर रोज़ मैं पढ़ता हूँ अखबार में, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि भाई आने वाली कल को क्या होगा। दुरुस्त हो गया। तो ऐसी कमज़ोर हुकूमत बनाने से और फिर इक़्तिसादी मामलात को सामना करने में मैं समझता हूँ बहुत उलझने होंगी, और ये सोचना पड़ेगा। दे कैन गो बैक टू देयर पार्टी। दुरुस्त हो गया। और अच्छी खासी अपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो गलती इनसे हुई, असम्बलियाँ छोड़ के कौमी असम्बली छोड़ दी, फिर सूबाई असम्बली तोड़वा दी, they can play role in the assembly, कम से कम बैठें, कहीं भी बैठें। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काश समझे। ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब इफ्तिखार साहब की राय है सियासी ढांचा कमजोर होगा, मगर जो सवाल है उससे वो भी एग्री नहीं करते, जिस तरह शहजाद साहब नहीं कर रहे थे कि फैसला कौन किरदार नहीं। सवाल यह है, तवील अरसे बाद 90 की दहाई में 2 जमाती निज़ाम मजबूत हुआ, 2013 में 3 बड़ी सियासी जमातें मंजर आम पर आईं, 15 साल में तीनों जमातों ने हुकूमतें बनाई। अब ये जो मैं इंडिपेंडेंट्स पे रख के सवाल कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में जमाती निज़ाम कमज़ोर होने जा रहा है? पाकिस्तान में जमाती निज़ाम तो इस वक्त कमज़ोर हो गया, और जमाती निज़ाम को मजबूत बनाने में जमातों ने ख़ुद भी बहुत दिलचस्पी नहीं ली। ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख़ के आज़ाद तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक पार्टी के, एक बड़ी पार्टी के तमाम मेंबर्स की जंजीरें तोड़कर उन्हें आज़ाद कर दिया गया है, और उनके हाथ में बैंगन, चिमटे, चूज़े के इंतखाबी निशान पकड़ा दिए गए हैं कि जाओ बच्चों मौजें करो। अब अगर पंजाब को देखें, पंजाब जो है 2 पार्टी प्रोविंस है, बहुत अरसे से 2 पार्टियों का मुकाबला होता है। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का था, पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई तो उसकी जगह पीटीआई आ गई। अब जो आखिरी हमें सर्वेज बता रहे थे और पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा कि ये 2 पार्टियां तकरीबन बराबर बराबर थी, थोड़ा सा फ़र्क। अब ऐसे हालात में जहां 2 पार्टियां मद्दे मुकाबिल हों और थोड़ा फ़र्क हो, वहां अगर आप एक फरीक की टांग खींच दें तो दूसरे की बर्तरी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में ये बेचारे चिमटे चूज़े बैंगन वाले जो हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस वक्त चांस है मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़, जबकि वो कैंपेन भी नहीं चला पा रहे, पार्टी भी उनकी तितर बतर है, लीडरशिप उनकी बंद है। बहुत से इनमें से जो हैं वो नए कैंडिडेट हैं, उनके पास इलेक्शन के इंतखाबात के लिए चंदा जमा करने के लिए भी कुछ नहीं है। जो बिरादरियां वोट देती हैं उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इनको वोट देने का फ़ायदा नहीं है, उसको वोट देना चाहिए जिसके जीतने के अमकानात ज़्यादा हैं। इसके मुकाबले में अगर केपी को देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ तो फिर भी जो चिमटे चूज़े वाले हैं वो बहुत सारे जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ 1 to 1 मुकाबला नहीं है।
वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इस वक्त है और उसमें पीटीआई केपी में आखिरी हमारे जो इत्तलात हैं, आखिरी सर्वेस हैं, उनके हिसाब से दूसरी पार्टियों से बहुत आगे सी। अब अगली बात यह है कि पंजाब में जितने भी लोग जीतते हैं, जितने भी ये वाले आज़ाद जीतते हैं और आज़ाद वाले आज़ाद जीतते हैं, और उसके अलावा जो नई पार्टियां जीतती हैं वो किस तरफ जाएंगी। ख़ास तौर पे ये जो चिमटे चूज़े वाले हैं बेचारे, जो पहले बल्ले वाले थे, ये किधर जाएंगे। ये सवाल जो है वो पार्टी को भी परेशान किए हुए है। और हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे एक मुअज़्ज़ज़ शख्स, जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के तौर पे हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनको हम बहुत एक असूल पसंद इंसान समझते हैं, जिससे कानून सीखते हैं हम, उनसे कुरान पे हलफ उठवाया गया वीडियो के ऊपर। बिल्कुल यकीन कीजिए मेरा बहुत दिल दुखा कि एक तरफ तो पार्टी का ये रवैया कि उन्होंने इतने एक स्टालवर्ट को, जो पाकिस्तान का लीगल स्टालवर्ट है, उसकी इस तरह से इंसल्ट की, और दूसरा मुझे उस पार्टी की हालत पे भी तरस आया कि जिसके मामलात इस नहज पर पहुँचे हैं कि जिसे लगता है या यकीन है कि अगर हमारा कोई मेंबर जीत भी गया तो उसको हमारे पास नहीं आने दिया जाएगा। ये तो है मोस्ट लाइकली सिनेरियो। मुझे भी लगता है कि काफ़ी साहब इजाज़त दीजिएगा, इफ्तिखार साहब ने एक बात की थी, उसमें से आपको सवाल पूछना चाह रही हूँ। इंडिपेंडेंट्स इन्होंने तकसीम किए थे दो तरह के, एक वो जो इस जमात से मुतालिका और एक वो जो कि हमेशा से एक परमानेंट इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। क्या ये इलेक्टेबल्स भी कहीं ना कहीं उन दो बड़ी सियासी जमातों के जो पंजाब और सिंध से वफाक को देख रहे हैं और अपने आप को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कह रहे हैं, ये भी कोई खेल हो सकता है कि कौन से इंडिपेंडेंट्स किधर का रुख कर रहे हो? देखिए, इलेक्टेबल्स जहां तक हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्टेबल्स पंजाब में वो जीतता है जो किसी पार्टी के साथ जाता है। मसला ये है कि इलेक्टेबल्स के पास अमूमी तौर पे इतने वोट नहीं होते कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा होकर जीत जाए, इसलिए इलेक्टेबल को पार्टी की ज़रूरत होती है। और पार्टियों ने मैदान में जाके काम नहीं किया, अपने गांव की सतह तक उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की, लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई, पार्टी की तंजीम नहीं बनाई, इसलिए पार्टियों को ज़रूरत होती है इलेक्टेबल्स की। वो इलेक्टेबल जिनके पीछे कोई पार्टी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में उनके लिए कोई बहुत ख़ास चांस है। दुरुस्त, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जिस वक्त एक बड़ी पार्टी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। ठीक, इस वक्त जो सवाल है ये वाले आज़ाद और फिर मुस्लिम लीग नवाज़, तो मुस्लिम लीग नवाज़ को मुझे लगता है इस दफ़ा जो हमारी आज की किंग्स पार्टी है, तो वो तो बादशाह के दाएं तरफ जो है वो मसनद पर ज़रूर बैठेगी। ठीक हो गया, पर देखना होगा कि किस तरह के इलेक्टेबल्स या इंडिपेंडेंट्स उनकी चॉइस रहते हैं जिसको आप किंग्स पार्टी करें। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ तो ये तो तय हो गया, 3 लोग तो ये कह रहे हैं फैसला कौन किरदार नहीं, मगर सियासी असरात होंगे, जमाती निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, यहाँ तक बात आई। इसी बात को आगे लेके चलें, अगर बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम वही मजबूत है जहाँ पर सियासी जमातों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया है। किसी पार्टी डिसिप्लिन के बगैर जब लोग जीत कर आगे आएंगे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग, फिर वजारतें, फिर ओहदे, फिर रिश्वतें, तो फिर इस पूरे अमल के अंदर दोबारा से हम वहीं आ खड़े होंगे जहां सियासी और जमहूरी जो हमारा निज़ाम है उसको हम सब तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। यही नुकसान हुआ है ना कि हम दोबारा वहीं आके खड़े हो गए। ये सबसे बड़ा नुकसान है पिछले 5-6 साल की सियासत, 10 साल में जो सियासत हुई है इस मुल्क में, और जिस में की है, जिस तरीके से की है, उसका ये डायरेक्ट रिज़ल्ट ये निकलना था जो आप कह रही हैं, वापस वहीं आके खड़े हो गए। और जो आपने शुरू में बात की थी कि इंतखाबात के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पुरकशिश वजारतें ऑफ़र की जाएंगी ना, ये सब कुछ होगा। और शहजाद साहब ने कहा है कि उसूल और ज़मीर का इम्तिहान होगा। जो माजी का हमारा तजर्बा है उसमें इफ्तिखार साहब ने जो कहा वो ठीक कहा है कि कुछ लोग डट भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इस ज़मीर और उसूल के इम्तिहान में फ़ेल भी होते रहे हैं। जैसा कि सेनेट इलेक्शन पिछले दफ़ा हुआ था 2019 में, 18 में, जब मुस्लिम लीग नून का सिंबल ले लिया गया था, तब भी ज़मीर और उसूल के इम्तिहान में बहुत सारे सेनेटर्स फेल हो गए थे, जिसकी वजह से फिर सेनेट चेयरमैन आपको पता है कौन था, क्यों बना और कैसे बना। तो अब भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, और वर्कर्स के वोट लेके तो आएंगे, जाहिर है उनके वोटों को बेचा भी जाएगा, ये भी हमारे यहाँ देख चुके हैं। अब भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। इसीलिए जैगम खान साहब ने जो तारीफ़ किया सलमान अकरम राजा साहब की असूल परस्ती की, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पर यकीन करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो वोटर होता है, गलियों में जो फिरता है, वो हम दानिश्वरों से ज़्यादा सियाना होता है।
इसीलिए उन्होंने सलमान अकरम राजा से हल्फ लिया है, और मैंने किसी का हल्फ अभी तक देखा नहीं, शायद और भी कईयों से लिए हों, मैंने नहीं देखा। उन्हें पता है कि सलमान अकरम राजा साहब का जितना असूल है ना वो पैसे पे चलता है, फ़ीस पे चलता है। वो पैसा फ़ीस लेके उसी मज़लूम की भी वकालत करते हैं अदालत में, और उस मज़लूम पे जिसने जुल्म किया होता है उस जालिम से पैसा लेके फिर उसकी वकालत भी करते हैं उसी अदालत में। तो ये वर्कर्स देख रहे हैं ना अपने आज़ाद मेंबरान को और इस तरह के लोगों को, तो वो फिर हल्फ ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पीटीआई के वर्कर्स को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उन्हें करना चाहिए तमाम अपने आज़ाद अरकान से जिनको चिमटा चूचा मिले हैं सिंबल्स, कि वो उनके वोट लेके फिर बाद में जाके वो बेच ना दें, जिसका ख़तरा बहुत है। और जहाज़ भी आपको पता है पिछली दफ़ा भी चला था, इस दफ़ा भी जहाज़ तो बंद नहीं हो गए पाकिस्तान में ना, चार्टर्ड प्लेन्स अभी भी मिल सकते हैं। और बुनियादी सवाल पे भी आ जाएगा अबसार साहब, आपकी राय उसमें क्या है कि आज़ाद अरकान ही फैसला कुन किरदार अदा करेंगे हुकूमत साजी में? देखिए मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, और मेरी दुआ और ख्वाहिश ये है इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से कि एक सियासी जमात सिंपल मेजॉरिटी चाहे ले ले, लेकिन एक सियासी जमात अपनी सर्वाइवल के लिए लोटों पे, आज़ाद पे या छोटी सियासी जमातों पे जो ब्लैकमेल करती हैं, जिनकी तारीख है ब्लैकमेल करने की हर बड़ी सियासी जमात को, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे हुकूमत। क्योंकि मुझे हुकूमत का या पावर का मेरे सामने नहीं है नक्शा, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मुल्क किधर जा रहा है, अवाम को क्या चाहिए, क्या अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम के मसाइल एक कमज़ोर हुकूमत से जो बैसाखियों पे खड़ी हो लोटों की, या उन छोटी ब्लैकमेलर सियासी जमातों की जो कहीं और से इशारा लेके चलती हैं, तो फिर इस मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जिससे हम इसी तरह डे टू डे अपने मुल्क को चलाते रहेंगे भीख और कर्जे मांग मांग के, जो कि मुनासिब रास्ता नहीं है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं अगले सेगमेंट में लेती हूँ कि आगे भी हमने तजावीज़ पे बात करनी है जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से दी गई हैं, और उसी पर आप भी अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कोई भी जमहूरी या सियासी निज़ाम कितना ही जामे क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ उसमें इस्लाहात की यकीनी तौर पर ज़रूरत रहती है। अमरीकी जमहूरी निज़ाम 200 साल से भी पुराना है। फ्रांस और बरतानिया के सियासी निज़ामों को दुनिया की कई अक़वाम ने अपनाया है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। इस सब के बावजूद इन ममालिक में भी वक्त के साथ साथ सियासी इस्लाहात होती रहती है। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानों को भी इंतखाबात और सियासी जमातों का सहारा लेना पड़ता है। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई जाती रही हैं। पाकिस्तान में ऐसा दौर भी रहा जब निगरान हुकूमतों के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद भी इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत की गई इस्लाहात में पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात की इनपुट रही है, मगर पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी निज़ाम में अब भी बहुत सी इस्लाहात की गुंजाइश और ज़रूरत है। इस्लाहात की तजावीज़ भी सामने आती रहती हैं। अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने वफाकी और सूबाई असम्बलियों की 5 साल की आइनी मुद्दत कम करके 4 साल करने की तजवीज़ दी है। इन तजावीज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म की मुद्दत सिर्फ 2 मरतबा होनी चाहिए। तरक्याती फ़ंड्स अरकान पार्लियामेंट के बजाय पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस्तेमाल हों। अरकान पार्लियामेंट के लिए ख़ानदान के अफराद की हद मुकर्रर होनी चाहिए। काबीना की तादाद 25 तक और हर साल इलेक्शन साल होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए। मखसूस नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए। निगरान हुकूमत नहीं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और अमरीकी तर्ज पर जहां कांग्रेस के इंतखाबात हर 2 साल बाद और सदारती इंतखाब 4 साल बाद होते हैं, इलेक्शन के मैकेनिज़्म को तब्दील किया जाना चाहिए, जहां बाज़ सतह पर हुकूमतों के इलेक्शन हर साल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सतह पर हर साल इलेक्शन साल होना चाहिए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल की राय जानेंगे कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। सवाल इस तरह से, असेंबलियों की मुद्दत 4 साल, वज़ीर आज़म की मुद्दत 2 बार, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, सेनेट के बराह रास्त इंतखाबात, क्या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तजावीज़ काबिल अमल भी हैं? ज़ैगम साहब। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जहाँ मैं कुछ अरसे पढ़ता रहा, उसके जो बानी थे जेरेमी बेंटन, मशहूर फ़लसफ़ी थे। उन्होंने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी मम्मी बना के कॉलेज में रख लेना, और जब हर साल बोर्ड की मीटिंग हो तो उसमें मेरी मम्मी बाकायदा शरीक होगी। तो उस कॉलेज में आज भी जब बोर्ड मीटिंग होती है तो जेरेमी बेंटम साहब की मम्मी रखी जाती है, और मिनट्स में लिखा जाता है कि प्रेजेंट बट नॉट वोटिंग।
हमारे जो पार्टी के मालिकान हैं, अगर शरीयत उनके आड़े ना आए और अगर मौलवियों का उनको डर ना हो तो वो भी वसीयत कर जाएं कि हमारी मम्मी बनाना और कैबिनेट मीटिंग में बिठाना और उस मम्मी का अंगूठा लगवा के हर फैसला करना। और यहाँ पे हमारे दोस्त नदीमुल हक साहब, पाइट के वाइस चांसलर, इंतहाई काबिल आदमी, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि 2 टर्म्स कर दो। देखिए, काबिल ज़िक्र, काबिल तारीफ़ बात यह है कि वो काम जो ख़ुद सियासी जमातों को करना चाहिए था, वो पाकिस्तान की एक आला तालीमी दरसगाह ने करने की कोशिश की है। एक ऐसी दरसगाह में जो एक वक्त पाकिस्तान की माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर चुकी है और एक दफ़ा फिर एक डायनेमिज़म और एक तरक्की दिखा रही है। उनकी जो तजावीज़ हैं वो हमा जहत हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। पूरा उन्होंने एजेंडा जारी किया, उसके साथ एक बहुत बड़ी उन्होंने तकरीब की। ये जो उनका एजेंडा है ये भी वेबसाइट पे मौजूद है, जो पूरे दिन की तकरीब थी जिसमें दर्जनों एक्सपर्ट्स ने गुफ्तगू की, वो भी दस्तयाब है। उसमें एक जो सियासी और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म का पहलू है, और ये जो पहलू है ये ऐसा है जिस पर सियासी जमातों के दरमियान में एक लार्जर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लें, उसकी एक नई ज़रूरत है। उनकी जो तजावीज़ हैं बहुत से मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत सी ऐसे मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन तमाम इस काबिल है कि उन पर गुफ्तगू की जाए, सियासी जमातें गुफ्तगू में शामिल हों। दूसरा हिस्सा उनका जो इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि बाकी 2 चीज़ों के वो खुद एक्सपर्ट है पाइट वाले, वो है मिसाल के तौर के पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज हैं उसकी रिफॉर्म कैसे हो और रिफॉर्म क्यों की जाए। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे बार बार नाकाम होते हैं। पीटीआई ने इशरत हुसैन को लगाया था सिविल सर्विस की रिफॉर्म पे, कई साल वो काम करते रहे। उससे पहले एहसन इकबाल को सिविल सर्विस की रिफॉर्म पे लगाया गया और सिविल सर्विस की टके की भी रिफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ भी ऑलिगार्कीज बनी हुई हैं, वहाँ पे भी मलकियतें हैं, वहाँ भी कबाइल हैं और एक कबीला सब पे हावी है जो डीएमजी का है। और उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से भर्ती कर रहे हो ये अंग्रेज़ के दौर के भर्ती का सिस्टम अब नहीं चलेगा, स्पेशलाइजेशन का दौर है। अब आप ऐसे लोग नहीं ला सकते जो एक दिन एजुकेशन का सेक्रेटरी हो और दूसरे दिन जाके वो हेल्थ का सेक्रेटरी ठीक हो गया। अब सब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एक्सपर्टीज़ मांगती हैं। उसके साथ उन्होंने माशी रिफॉर्म का भी एक पूरा एजेंडा दिया है जो सबसे अहम तरीन पार्ट है उनके काम का। मेरा ख्याल है ये जो रास्ता खुला है गुफ्तगू का, डायलॉग का, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रिफॉर्म के बगैर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं, हम फंस चुके हैं और रिफॉर्म के रास्ते में वो रुकावट बन रहे हैं जिनके मफादात को ज़र्ब लगने का खतरा है। यही बात आपकी उठा के मैं आगे जाऊंगी ज़ैगम साहब। अबसार साहब, सियासी निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाली सियासी जमातें निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरखुलूस होंगी, जिस पे ज़ैगम साहब कह रहे हैं गुफ्तगू और डायलॉग की तरफ जाएं और ये ज़रूरी है रिफॉर्म्स? नहीं, रिफॉर्म्स तो ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि उसका बेहतरीन जो तरीका है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को इस पे सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। और जो ऐसे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे पाइड है, पाइड जैसे इदारों की जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, मेरे इनके बारे में हमेशा डाउट्स रहते हैं। जनरल नकवी ने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कभी उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने एक अजीब व गरीब सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। नाफिज हो गया, मार्शल्लाह था, कोई पूछने वाला नहीं था और फिर उनके जाते ही वो सिस्टम भी फारिग हो गया। इसी तरह ये पाइड ने भी कुछ, कोई हो सकता है फंडिंग आई हो कहीं से, उसको पूरा करना हो। 2 टर्म्स होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए अमेरिका के तर्ज पे। अमेरिका में दो लेकिन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अजीब चू का मरबा बना देते हैं, ना कोई आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो एक एग्जाम्पल तो लिखते कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने पे पाबंदी है। बस एक फैशन है ना जो मीडिया पे चलता है। मैं ये तो कह रहा हूँ मीडिया का रोल, हम जो कुछ बोलते हैं ना, ये लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात हमने को कर दी है। ये पढ़े लिखे लोगों पे जिनका काम है रिसर्च करना, उनके दिमागों को हमने इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ है और वो सुन लेते हैं मोरोसियत। मुझे बताए इंडिया में 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने की वहाँ कोई पाबंदी है? इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इससे भी बड़ा होने जा रहा है। वो इस वजह से वहाँ पे बांग्लादेश में 4 दफ़ा हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है
आप उधर श्रीलंका में देख लें, बरतानिया में देख लें, जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम कॉपी करना है, आधा कॉपी कर रहा है बरतानिया को, आधा कॉपी करना है अमेरिका को, आधा किसी और को कॉपी करके या चूचू का मरब्बा बना दें और भाई ऑर्गेनिक कोई चीज बनने दें जो अवाम के नुमाइंदे गलियों से उठ के आते हैं। मैंने आपको कहा ना, वो ज्यादा सियाने हैं, वर्कर भी और वो लोग भी, उनको काम करने दें, तो फिर उनको अवाम सपोर्ट के करें। नुमाइंदों को क्यों नहीं कानून साजी की तरफ और रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए, जब हम बहुत से कवानीन को लेके कहते हैं कि बरतानवी दौर के कवानीन है, बहुत से मामलात इसी तरह चल रहे हैं। अभी ये CSS एग्जाम्स की भी बात कर दी जैगम साहब ने, खुद क्यों नहीं सोचते, काम शुरू क्यों नहीं करते, नतीजा क्यों नहीं निकालते उसमें से? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, यही तो बार बार हमें ये बात बार बार करनी चाहिए। हमें इन पार्लियामेंटेरियंस को अकाउंटेबल करना चाहिए। हम इनको गाली निकालते हैं और कुछ नहीं करते, गलत बात है, हम गाली ना निकालें, इन्हें बताएं ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने जाके अपना काम आउटसोर्स किया किसी जनरल फैज को या किसी जस्टिस साकिब निसार को, तो हम आपका गिरबान पकड़ेंगे। इनसे पूछे ना, इनको कहे ना क्यों आउटसोर्स करते हैं अपने काम किसी को, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना। बड़ा वैलिड पॉइंट हो गया कि आउटसोर्स क्यों करते हैं और जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। मे बी समझ ही ना पा रहे हो कि जो जिम्मेदारी उसे कैसे अदा करना है। इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। बात हुई कि खुद से अपने मामलात और काम जो कि पार्लियामान के हैं वो करने चाहिए और देखना चाहिए कौन सा निज़ाम, और बिल्कुल जायज़ बात है कि अपने माहौल के हिसाब से हमारे निज़ाम को होना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। शहजाद साहब, जो भी ये पाइड ने कहा है, कवानीन की हद तक जो इलेक्शन एक्ट 2017 ऊपर जिक्र भी किया, एक उम्दा दस्तावेज है, मिल के जमातों ने बनाई। असल मसला अमल दरामद का है। कवानीन कितनी सुनहरी क्यों ना हो, अमल दरामद कैसे होना है, समझ जितने भी मसाइल की, अगर हल ही नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या करें? आउटसोर्स होंगे मामला हमारे। अच्छा देखिए, पाइड जैसे जो इदारे हैं ना, इनकी जो भी ये स्टडी करते हैं, इससे कम से कम एक डिबेट जरूर जन्म लेती है। जरूरी नहीं कि हम उसको अमल करें और उसी तरीके से अमल करें जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन एक डिबेट का बायस बनती है, जो कि बहुत एक हेल्दी चीज है, एक सेहतमंद चीज है किसी भी जमहूरी माशरे के लिए। तो एक तो ये एक अच्छा काम है। दूसरी बात, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का एक मिक्सचर हो, जिस तरीके से फ्रांस ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस तीनों सूरतों में तब ही वो काम अच्छा करेगा अगर नीयत ठीक होगी और जो आपने आइन और कवानीन और जो रूल्स बनाए हैं उसको अगर आप उस पर अमल करेंगे, तो दो चीजें लाजमी हो गई किसी भी निज़ाम को कामयाब करने के लिए। जब तक कि वो जमहूरी निज़ाम की कोई ना कोई शक्ल है कि नीयत और अमल, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उसके लिए। अच्छा, तीसरी चीज जो मुझे पसंद आई वो ये है कि हमारे यहाँ चूंकि हमारा जिस किस्म का एक तारीख और स्ट्रक्चर रहा है, इसमें जमहूरी मिजाज इतना ज्यादा नहीं है। जमहूरी मिजाज के लिए दो तीन चीजें मैं समझता हूं अहम है। एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा इशारा दिया कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, इनको मेरी नजर के अंदर उन्होंने शायद कुछ टाइम और बोला होगा। मैं कह रहा हूं हर 2 साल के बाद 1/3 जो है आपकी सेनेट, उसको 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ लोकल बॉडीज गालिबन 5 साल के बाद की जाती हैं, अगर मैं बिल्कुल अगर गलत नहीं हूं तो मैं अगर 5 साल के बाद की जाती हैं तो उनको मेरी नजर में कम करके 3 साल में कर देना चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडीज के ऊपर जो आपको टर्न अराउंड है वो ज्यादा तेज चाहिए, ताकि ज्यादा लोग इस अमल का हिस्सा बने और उनकी अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी जल्दी आए। ये मेरा दूसरा एक और चीज एडिशनल होगी। और तीसरी चीज जो कि इसको मैं समझता हूं, हमेशा कहता हूं, जब तक मेरी नजर में सूबों को हम छोटा नहीं करेंगे और डिवीजन के लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, पूरे पाकिस्तान भर में जो डिवीजन लेवल के ऊपर अगर हम जब तक सूबे नहीं डिटरमिन करेंगे, ना हमारी सेनेट फाल होगी और ना हमारी जमहूरियत फाल होगी। लोकल बॉडीज, सेनेट के इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरी कल्चर, लीडरशिप के अंदर जमहूरी कल्चर, हमारे इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक जमहूरी सोच, ये तभी आएगी अगर हमारे इलेक्शंस बार बार होंगे, लेकिन हर साल नहीं, कम से कम 2-2 साल का, 3-3 साल का वक्फा दें, ताकि इतना ज्यादा हम सह सकें, संभाल सकें। ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा खर्चे भी करना शुरू कर दें और पता लगे कि फिर भी वही लोग आ रहे हैं। दूसरा एक और चीज है, मेरे ख्याल में जो रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी है, वो बात कर रहे थे ना अभी अफसार साहब कि हम सवाल क्यों नहीं पूछते अपने मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की क्वालिटी भी मैटर करती है। वो लोग जो हम चुन के भेजते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट इलेक्शन, जिस तरीके से कि हमारी विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स में होता है, उसके वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और उसके अंदर नेशनल असेंबली में भी कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि आप उन लोगों को जो दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, शायद बहुत सोच समझ वाले लोग हैं, उनको किसी तरीके से आप रास्ता दें पार्टीज के थ्रू एंटर करने का। पार्टीज का जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक ऐसा अमल है जिसको कि हमें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन देखिए, बात यही है, जितनी सोचें होंगी उतनी हम शेयर करेंगे,
करने वाले वही हैं जो हमारे लीडरान हैं, उनको सोचना समझना चाहिए और इस पे इन चीज़ों पे बहस करनी चाहिए। वेरी वैलिड। चल, गुफ्तगू और डायलॉग तो हो रहा है बहुत सी बातों पे। जमहूरियत की क्वालिटी की भी बात हुई। इफ्तिखार साहब, कामयाब जो जमहूरी ममालिक हैं उनकी मिसालें हैं कि वहाँ इंतखाब जागीरदारी निज़ाम खत्म हुआ, मगर हमारे यहाँ भी इसके असरात सियासत पर ज़रूर है। इंतखाबी इस्लाहत बड़ी अच्छी हुई, 17 का बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जितनी भी कर ली जाए, अगर इस तरह के असरात मौजूद हैं, अभी शहजाद साहब ने जो बार बार इंतखाब की बात की, अब हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोग शामिल हों, किस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बेहतर हो सकती है? सिर्फ एक तरीका, ये सियासी जमातों को जाना चाहिए लोकल यूनिट के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक वो नहीं होगा, ये सब बातें कहानी हैं, अफसाने हैं। मतलब सेनेट के बराह रास्त इंतखाब, और खुदा का खौफ करो, सेनेट के लिए बराह रास्त इंतखाब से क्या मुराद है कि बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं उन पर सारा बलूचिस्तान आके वोट डाले? क्या कॉस्ट आएगी उसकी? ऐसी बातें हैं। और ये वज़ीर आज़म की मुद्दत, अभी अफसार ने बताया कि जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे कितनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये शर्त है असेंबलियों की मुद्दत 4 साल कर दो। तो मुझे समझ नहीं आती असेंबली की मुद्दत 4 साल करने से क्या शायद पूरी कर ले। नहीं, कारकर्दगी बढ़ जाएगी। पूरी करना भी तो एक मामला है यहाँ पे, कोई बेहतरी आ जाएगी। और 4 साल के बाद तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं। देखो, ये सारी बातें तब मुमकिन हैं, एक अच्छी जमहूरियत, एक अच्छी सियासत, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, पढ़े लिखे लोगों का आना, नई लीडरशिप का जन्म लेना, मुकामी हुकूमतों, बात बता तो रहा हूँ, सुन तो लिया करो। सर, वो मुकामी भी तो नहीं ना कराते हैं। नहीं कराते तो गलत कर रहे हैं ना, उस पर तनकीद करो ना। इन सारे सिस्टम को उठा के बाहर परे ना फेंक दो। पहले उस पर वो तनकीद भी नहीं है, वो तनकीद नहीं है, वो तो आइन में लिखा हुआ है। आइन में मुकामी हुकूमतों के बारे में बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है। अब हमें उसकी डिटेल चाहिए कि जो आपने कहा कि ये 3 चीज़ें कर सकती हैं, 3 उसकी बिल्कुल डिटेल चाहिए। जब आप वो ले आओगे तो ये फिर 5 साल या 4 साल ये किसी का कमिश्नर होना ना कमिश्नर होना, सर्विसेज बन जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज बन जाएंगी, मुकामी सर्विसेज बन जाएंगी। कैंपेन में किसी जमात ने वादा किया अपने लोगों से कि हम आते हैं लोकल गवर्नमेंट? किसी ने भी नहीं किया। एक हफ्ता रह गया, अभी भी वक्त है कि वो किसी ने भी नहीं किया। और ये हमारे दानिशवर भी जो है ना, सिर्फ दानिशवरी की हद तक ही इस पे बात करते हैं। ठीक हो गया। तो बात ये है, जब तक आप मुकामी हुकूमतें नहीं लेके आते, ये सब बातें जो है ना कि वज़ीर आज़म को 2 दफ़ा ना हो, सेनेट के बराबर इलेक्शन करा दो, और एक उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों को ख़त्म कर दो। अभी हमारा एक दोस्त कह रहा है कि मखसूस नशिस्तें बड़ी अच्छी चीज़ है, और उन मखसूस नशिस्तों पे दानिशवर, पढ़े लिखे लोग, खिलाड़ी, ऐसे लोग आ जाएँ। और एक तरफ यहीं पे मुतालबा हो रहा है कि जो हैं उनको भी ख़त्म कर दो। शेख कर दो ना। मुतनासिब नुमाइंदगी की भी बात अब मैंने सुननी शुरू कर दी है कुछ अरसे से। क्या खेल करना चाहते हो यार इस आईन पाकिस्तान के साथ? 1973 के आइन पर ईमानदारी से अमल करो और करवाओ। वो है असल में इशू। ठीक है जी, सब कहानियां हैं। अब साहब कहिए मुख्तसर। वो मैं जो अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि कॉस्ट बहुत आएगी सेनेट इलेक्शंस की, असल बात है हमारे यहाँ कि जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तब तक जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी गालियाँ जमहूरियत को और सियासत को लगा लें, सियासत और जमहूरियत फॉल्टी रहेगी, इसे धिक्का लगाते रहें, लेकिन मईशत पे फोकस करें। तमाम सियासी जमातें और तमाम इदारे, मईशत ठीक हो जाएगी, पैसे होंगे, तो हम बहुत सारी रिफॉर्म। मैं लेती हूँ जवाब। शहजाद साहब, मैंने और इफ्तिखार साहब ने यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करनी, हम हैं ये उन लोगों तक जाती है जिन्होंने इलेक्शन लड़ के असेंबली में। बिल्कुल ऐसा है, दुरुस्त है। तो कोई खतरा नहीं है कि मेरे बात करने से कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान का आइन तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। तो इसलिए तो बात करने से डरना नहीं चाहिए। पहली बात, आप अपनी बात करें और जाने दे बात दूर जहां तक जा सकती है। कोई समझ आएगी किसी को समझ नहीं आएगी, कोई इससे एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है आने वाली असेंबली इस आइन को सफा नंबर 1 से लेके आखिरी सफे तक मुकम्मल तौर पर रिव्यू करे और देखे कि क्या हमारे मिजाज, हमारी आदत, हमारी प्रैक्टिस और हमारी जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक है या नहीं। ठीक है जी, चारों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।